आज का जो ये टॉपिक है भारतीय युवा वर्ग की व्यवस्था, ये वास्तव में मेरी भी एक व्यवस्था ही रही। और मैंने जब देखा कि हमारे विद्यार्थी हतोत्साहित हो रहे हैं और बहुत सारी इस तरह की स्थितियां हैं जिनकी वजह से उन्हें वापस अपनी पढ़ाई छोड़कर जाना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस पर बात करना बहुत आवश्यक हो गया। हमारे शहर के विद्यार्थी हों या गांव के विद्यार्थी हों, आजकल के विद्यार्थी मैं समझता हूं कि हमारी पीढ़ी से अधिक मेहनत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके समर्थन में एक सकारात्मक योग की आवश्यकता है, एक सकारात्मक माहौल की आवश्यकता है। वर्तमान अपने चंगुल में युवा वर्ग को कभी कभी इस प्रकार जकड़ता है कि प्रगति के रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, जेहन पर अंधेरा छा जाता है, सोचने समझने की शक्ति जवाब देने लगती है। बालक या बालिका जब युवावस्था की दहलीज पर कदम रखता है तो तमाम हसीन ख्वाबों के साथ स्थायित्व का भी उसका एक सपना होता है। मध्यम वर्ग या गरीबी से जूझते हुए गांव, नगर, कस्बों के बच्चे जब भविष्य सृजन हेतु बड़े शहर आते हैं तो घर को बदलने का, माता पिता को आराम देने का, छोटे भाई बहनों की शादी करने का, बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर लेकर के आते हैं। और ऐसी स्थिति में जब वे इन सारे सपनों को कहीं यथार्थ के धरातल पर खड़ा करना चाहते हैं तो उनके मानस में ये सपने अंगड़ाई ले रहे होते हैं और हमारे वे बच्चे पूरे जोश खरोश के साथ दिन रात परिश्रम करते हैं, अध्ययन करते हैं। निश्चल परिश्रम के आधार पर प्रगति की कामना लिए ये बालक बालिकाएं अपने शौक और घर के खाने की तमाम ख्वाहिशों को त्याग देते हैं और रूखा सूखा खाने पर कभी कभी तो भूखे रहने की स्थिति का भी ये सामना करते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण इन बच्चों के प्रति आवश्यक है। मैं चूंकि जिंदगी भर इस तरह के विद्यार्थी से जुड़ा रहा, आज अपनी इस 60 वर्ष की अवस्था में मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे विद्यार्थी जो कभी बीएड के विद्यार्थी रहे हों, एमएड के विद्यार्थी रहे हों और कई जगहों से आए हुए विद्यार्थी जो लगातार क्लासेस में आना चाहते हैं, वो विद्यार्थी जो लगातार श्रम करते हैं, वो विद्यार्थी, और इसके अलावा वो विद्यार्थी भी मेरे संपर्क में रहे जो कहीं बाहर से आकर यहाँ पर उच्च शिक्षा की तैयारी करते हैं या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं या प्रोबेशनरी ऑफिसर सेकंड तमाम तरह के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में कुछ शहर कोटा, दिल्ली, अपना प्रयाग, इलाहाबाद, ये सब बहुत प्रसिद्ध हुए और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जाते हैं। लेकिन एक बात विचारणीय है कि ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो घरेलू आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वे एक टाइम भोजन करके बदहाली से सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे बेटे बेटियों से भी सामना हुआ है जब उन्होंने घर की एकमात्र भैंस या माँ के गहने बेच करके अध्ययन की व्यवस्था बनाई है और ये सोचकर चले हैं कि इतने समय में ये पाठ्यक्रम हो जाएगा, इतने समय तक में मैं ये रोजगार ले लूँगा। और ऐसे में जब कभी बाधा आती है तो वो जो स्वरूप, वो जो बच्चों के चेहरे नजर आते हैं वो व्यथित करते हैं। इतनी परेशानी होने पर भी वे अध्ययन में कोई कमी अपनी ओर से नहीं छोड़ते और जब अध्ययन के उपरांत डिग्री हाथ आती है, वे किसी रोजगार संबंधी फॉर्म को भरने के लायक हो जाते हैं, तब वे तत्संबंधी परीक्षा की तैयारी हेतु भी स्वयं को पूरी तरह से झोंक देते हैं। पूरी लगन, परिश्रम व एकनिष्ठ होकर विशिष्ट अनुशासन से खुद अपने आप को जोड़ लेते हैं। उनसे कोई कहना नहीं आता कि आप ऐसा करो, ऐसा करो। उनकी नींद कम हो जाती है, उनका पढ़ने का समय बढ़ जाता है, खाने के वे सारे शौक भूल जाते हैं और केवल अपने अस्तित्व को बनाए या बचाए रखने भर का प्रयास करते हैं। और अब जो विचार करने की आवश्यकता है कि सृजित रोजगार अवसर और भारतीय युवा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेटेड एंड इंडियन यूथ, हमारे यहाँ जितने रोजगार के अवसर हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के मानंद ही हैं। ये समझना आवश्यक है
कि केवल आईएएस या पीसीएस की परीक्षा सूचना ही नहीं, किसी भी वैकेंसी की सूचना तत्संबंधी विद्यार्थियों को जुनूनी बना देती है। ढेर सारे सपनों को पलकों पर सजाए बालक पूर्ण मनोयोग से तैयारी में जुट जाता है। बाकी सारे स्थान से ध्यान हटाकर केवल तत्संबंधी तैयारी ही एकमात्र ध्येय होती है। कोई कोचिंग ज्वाइन करता है, कोई अपनी क्षमता पर विश्वास करके खुद पढ़ना शुरू करता है, कोई अपने आर्थिक विषमता से तालमेल बैठाने के लिए कोचिंग नहीं जा पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी वह प्रयास अपना छोड़ता नहीं है। अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए ये बालक, ये बालिकाएं बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं। कई शिक्षार्थियों को तो पढ़ने के साथ धनोपार्जन भी करना पड़ता है। आज हमारे कुछ बच्चे बहुत से ऐसे कष्ट भी उठाते हैं जिनको कि यहाँ पर वर्णन करूँ तो जुबान कांपेगी। निश्चित रूप से विद्यार्थियों से सीधे संपर्क में रहने के कारण विद्यार्थियों की सारी पीड़ाओं को सुनने का, समझने का और उस अनुभव करने का अवसर मिलता है। और कई बार अपनी कम सामर्थ्य देखकर उनकी मदद न कर पाने के कारण केवल अश्रु का सैलाब पीकर रहना पड़ता है। यहाँ पर विद्यार्थियों से सीधे संपर्क होने के कारण उनकी पीड़ा और यथार्थ के धरातल पर उनके प्रयास मन को गहरे छूते हैं। कई विद्यार्थियों की कहानी रातों की नींद गायब कर देती है। बहुत सी बच्चियां पढ़ना चाहकर भी पढ़ नहीं पाती, जीते जी अपने सपनों की चिता सजाती हैं और उनके अपने घर वाले लोग ही इसमें व्यवधान बनते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए एक समान दृष्टिकोण दोनों के प्रति रखना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। आज जब ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान बदल रहा है तो हमें अपनी ये सोच को भी बदलने की आवश्यकता है। बालिकाएं भी पढ़ने की उतनी ही हकदार हैं जितने कि बालक। दोनों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते ही हमें अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए। अब थोड़ा सा विचार करते हैं रोजगार फॉर्म और रोजगार अवसर पर। जब रिक्तियों की संख्या और उसकी प्राप्ति करने वाले, फॉर्म भरने वाले नवयुवकों की संख्या को देखते हैं तो इसमें देखने को मिलता है कि हजार गुने ज़्यादा लोग फॉर्म भर रहे हैं और इससे ऊपर तक के आंकड़े देखने को मिलते हैं। कभी लगता है कि जितनी राशि जीवन भर में कमाएंगे उससे ज़्यादा तो केवल फॉर्म भरने से सरकारी एजेंसियों को प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें यह कहना बहुत जरूरी है कि जो बच्चे पूरे मनोयोग से प्रयास कर रहे हैं उनका प्रयास तो सार्थक होगा ही, लेकिन केवल फॉर्म भर देना, उसे भर के न जाना, तैयारी न करना, इन सब से भी बचाव की आवश्यकता है। अगर हम कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उसके प्रति पूर्ण मनोयोग से अपने आप को तैयार भी करें। विद्यार्थी विद्यार्थी है, चाहे वो कहीं का भी। अपने माता पिता के श्रम से कमाए हुए उन श्रम कणों की उस पूंजी को ऐसे ही न लुटाएं। साथ साथ अगर वे खुद ही श्रम कर रहे हैं तो महसूस करें कि हमें अनायास उसको खत्म नहीं करना है। अगर किसी परीक्षा का फॉर्म भरा है तो उसकी तैयारी भी करनी है, उसके लिए रणनीति भी बनानी है और उसके लिए प्रयास भी करने हैं। बहुत से बच्चे पूरे मनोयोग से प्रयास करते हैं और फिर बहुत से ये कहते हुए सुने जाते हैं कि देखिए मेरा नहीं हो पाया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो मेहनत काम आती है। मेहनत की आवश्यकता है, अफवाहों को बढ़ावा न दें। परिणाम नौकरशाही, भ्रष्ट आचरण और यथार्थ, इस सब की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि विविध झंझावातों से जूझकर, विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए आशा की किरणें हृदय में संजोए हमारे बालक तत्संबंधी परीक्षा को विविध शहरों में परेशानी उठाकर देने जाते हैं और परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं। कभी पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और अब परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होगा, दोबारा से परीक्षा होगी। कभी पता चलता है कि परीक्षा किसी कारण से निरस्त हो गई है। कभी ज्ञात होता है कि पोस्ट बिक गई है। विश्वास का संकट, अस्तित्व के संकट सामने अपने विभत्सम रूप में प्रकट होते हैं। विश्वास का यह संकट बहुत ही विभत्सम चित्र खींचता है और मानस को कहीं बहुत अधिक झकझोर देता है। आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि गहराई से इस संवेदना को भी महसूस किया जाए
कि एक परीक्षा को देने जब कोई विद्यार्थी जाता है तो किस तरह से वह उस धनराशि को इकट्ठा करता है, कैसे किससे मांगता है, और परीक्षा परिणाम कब तक आने की उम्मीद रख के अपने बहुत सारे कार्य करता है। उसके घर की वो आवश्यक चीज़ें भी बिक जाती हैं। वो ये सोच करके काम करता है कि इतने समय तक इसका परीक्षा परिणाम आ जाएगा और मैंने इतनी मेहनत की है, मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना है। और जब वह देखता है कि वहाँ पेपर लीक होने की वजह से स्थिति बिल्कुल बदल गई है, तो अपने आप को बहुत ही विषम स्थिति में पाता है। कई मेधावी बच्चे तो आत्महत्या करने को विवश होते हैं, अखबार चीख चीख कर इसकी गवाही देते हैं। नौकरशाही की भूमिका भी अत्यंत धीमी व संदिग्ध दिखती है। विविध विद्यार्थियों को उनकी क्या विषम स्थिति है इसे केवल वही समझते हैं जो भोगते हैं। कहते हैं ना कि कब्र का हाल केवल मुर्दा ही जानता है। सिस्टम की कमी का खामियाजा हमारे युवाओं को भोगना पड़ता है। चोर उचक्के भी हमारे इन बच्चों को सहज टारगेट समझते हैं और इनका सामान लेकर भागते हैं। कई बार ट्रेन की यात्रा करने पर यह देखने को मिला कि जो बच्चे कहीं परीक्षा देने जा रहे थे, कहीं उनका सेंटर पड़ा हुआ था, उनका सामान चोरी हो गया है। ऐसी स्थिति में समाज के तबके के हर व्यक्ति को जागरूक रहना है कि कम से कम इन बच्चों के साथ कोई अन्याय ना हो पाए। ये बच्चे अपने श्रम की जो एक ऐसी पूंजी है जिसे कि सहज रूप से प्राप्त करना मुश्किल है, उसको लेकर के उस श्रम की पूंजी की गठरी को लेकर के जाते हैं। कई विद्यार्थी तो वहां पहुंचने की स्थिति में भोजन भी नहीं करते और वो सोचते हैं कि हाँ मेरे पास वापस जाने का किराया हो पाएगा, और इन सारी व्यवस्थाओं पर दूर दूर सेंटर होने पर भी वहां पर वो पैदल जाते हैं पता करते हुए। बहुत ही विषम स्थिति है, लेकिन यह वो ही समझ सकता है जिसने इसे भोगा हो। और कभी कभी तत्संबंधी परीक्षा हेतु लंबी यात्रा करनी पड़ती है। किराया, खाना पीना, ठहरना, सभी पर अतिरिक्त व्यय भी आर्थिक बोझ में वृद्धि करता है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, लू, कुहासा सभी युवा बेरोजगारों की परीक्षा लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इन विषम स्थितियों में भी हमारा युवा उस सेंटर तक पहुंचता है और अपनी उस परीक्षा को देता है। एक बात जो बहुत अधिक व्यथित करती है कि इन बच्चों के साथ में समाज के लोगों का जो व्यवहार है वो भी कहीं गड़बड़ है। समाज का अमर्यादित मानवीय व्यवहार जो है वह विवश करता है कि सारे समाज को जागरूक किया जाए और वे इस बात को सोचें कि ये आने वाला हिंदुस्तान है, ये आने वाला कल है। इनकी जितनी सहायता हो सके करनी चाहिए। हमारे बच्चे जहां अपना गांव घर छोड़कर श्रेष्ठ समाज सृजन हेतु शहर में आकर परिश्रम करते हैं, अपना खर्चा निकालने हेतु कार्य करते हैं, उनके उस श्रम की अनदेखी करते लोगों का व्यवहार उन्हें विचलित करता है। व्यथित विद्यार्थी कभी कभी भटकाव की स्थिति का भी शिकार हो जाते हैं। सभी से इनके प्रति सकारात्मक व्यवहार की अपेक्षा है। देश की प्रगति में इन विद्यार्थियों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अगर ये आपके यहाँ किराए पर रह करके अपना अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत अधिक टोका-टोकी न की जाए। उनके पढ़ने की स्थितियाँ पॉजिटिव बनाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये विद्यार्थी ही कल के भारत हैं। कल का हिंदुस्तान अगर हमें गढ़ना है तो इनके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना है जिससे कि ये अधिक से अधिक अधिगम कर सकें और अपने सपनों को पा सकें। प्रकाश किरण, लाइट बीम, आशा की किरण जिसे हम कहते हैं, वो क्या है उसको महसूस कीजिए। इतनी विषम स्थिति होने के बाद भी प्रतिभागियों का चयन होता है, उनकी मेहनत रंग लाती है और लगता है कि सत्य की गति धीमी हो सकती है पर सत्य पराजित नहीं हो सकता। हमारे विद्यार्थियों को भी चाहिए कि केवल किसी एक ही सरकारी परीक्षा को अंतिम ध्येय न बनाएं, विकल्प भी रखें। आज सरकारी के साथ व्यक्तिगत क्षेत्र में स्वयं को खपाने के अवसर हमारे पास हैं। अगर हम नौकर नहीं बन सकते हैं तो मालिक बनने के अवसर हमारे पास हैं। हतोत्साहित नहीं होना है। जीवन बहुत कीमती है। संयमित धैर्यशील जीवन जीना है।
याद रखें, यदि एक रास्ता बंद होता है तो ईश्वर दो रास्ते खोलता है। यदि उसने एक मुंह दिया है तो दो हाथ भी दिए हैं। भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण सम्यक रूप से करना है। लोगों के तानों की आप परवाह न करें, अपना प्रगति पथ खुद तैयार करें। तैयारी इतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता तहलका मचा दे, पर खुद के मानस को विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनाना है। सफल होने पर संस्कृति संरक्षण को अवश्य याद रखें व इसका पोषण करें। संस्कृति संरक्षण भारतीय जीवन शक्ति को अक्षुण्ण रखेगा। अंत में युवा राष्ट्र शक्ति का आह्वान है कि अपने आप में सशक्त जीवट विकसित करें और खुद में विकसित करने के बाद जो उनके आसपास के परिक्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उसमें भी उसी जीवट का रोपण करें, जिससे कि वे बहुत अधिक आत्मविश्वासी हो सकें और किसी भी विषम परिस्थिति में हारे नहीं बल्कि जूझें, लड़ें। हमें अनवरत रूप से सम्यक रास्ते तलाशने हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा कि रास्ता किस जगह नहीं होता, रास्ता किस जगह नहीं होता, सिर्फ हमको पता नहीं होता, सिर्फ हमको पता नहीं होता। छोड़ दे डर कर रास्ता ही हम, ये कोई रास्ता नहीं होता, ये कोई रास्ता नहीं होता। मैं एजुकेशन आचार्य सभी विद्यार्थियों की ऊर्जा का सच्चे मानस और इसकी अनंत गहराइयों से वंदन करता हूँ। वास्तव में वह ऊर्जा वंदनीय है और आज के समय में स्वयं कष्ट सहकर अपने बच्चों हेतु विषम स्थिति में भी अध्ययन अवसर जुटाने हेतु बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ उन अभिभावकों का जो कि इस तरह के अवसर बना रहे हैं। मेरे पास शब्द सामर्थ्य कम है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए और मेरे भाव बहुत गहरे हैं उनके प्रति जिन्होंने अपने बेटों अपने बेटियों के लिए अध्ययन अवसर जुटाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया हुआ है। आपकी इस पीढ़ी की यह कुर्बानी, यह तपस्या निश्चित रूप से फलित होगी। आने वाले कल में आपके बच्चे निश्चित रूप से समर्थ होंगे। आप सभी का बारंबार अभिनंदन, बारंबार अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।